हेलो बच्चों, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था स्ट्रक्चर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। CH4 में एक ही कार्बन होता है, 4 हाइड्रोजन उससे जुड़ते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल है जो कि एल्केन का पहला मेंबर है, एल्केन सीरीज का पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है। अब हम सेकेंड मेंबर की तरफ चल रहे हैं। सेकेंड मेंबर है इथेन। तो इसका क्या मतलब, सारे मेंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इथेन की जरूरत थी मुझे समझाने की, इसलिए मैंने इथेन को लिया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और फ्री रोटेशन है वो एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे लिया है। इथेन के बाद में हम इथीन का मॉलिक्यूल लेंगे और फिर उसके बाद में इथाइन का लेंगे। तो देखो, मीथेन का मॉलिक्यूल समझ में आ गया था आपको। मीथेन में क्या था, CH4 बनाया था। CH4 के जो कार्बन है, कार्बन क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज था, sp3 हाइब्रिडाइज था। और sp3 हाइब्रिडाइज होने के कारण से उसका स्ट्रक्चर कैसा था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखो, हम हमारे जनरल छोटे लोब्स को नहीं बनाते हैं। ये कार्बन का सेंटर है, ये न्यूक्लियस है, और ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और अब यहाँ से आके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, किसके साथ में, कार्बन के साथ में। ये सारे के सारे ऑर्बिटल सेम शेप के होंगे बेटा। बच्चों, ये मैं मैनुअल करती हूँ ना, तो सेम शेप के बन नहीं पाते। तो इस तरह से ये मीथेन का मॉलिक्यूल हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। इनके बीच में जो एंगल था, एंगल वो भी मैंने बताया था कि इनका जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट है। ये हम सब स्टडी कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में। अब हम आते हैं इथेन का मॉलिक्यूल। तो इथेन के मॉलिक्यूल में क्या है, यहाँ पे भी देखो, ये जो कार्बन है और ये कार्बन है। अब हाइब्रिडाइजेशन देखना सिखा देती हूँ, क्योंकि आप वैसे भी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे देखते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, या फिर उसके ऊपर हाइब्रिड ऑर्बिटल होते भी हैं और कभी उसमें लोन पेयर भी होते हैं। तो लोन पेयर भी किसमें आते हैं, काउंटिंग में, वो सिग्मा बॉन्ड की काउंटिंग में आते हैं। या हमको जब भी किसी एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखनी होती है तो हम दो चीज देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर मतलब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और एम्प्टी ऑर्बिटल सभी पार्टिसिपेट करते हैं। तो यदि मान लो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करा है, तो उस एक ऑर्बिटल में क्या होगा, लोन पेयर होगा, और वो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होगा। तो जो ज्योमेट्री को डिसाइड करने वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल दो तरीके से हो सकते हैं, या तो उसमें लोन पेयर हो, या वो क्या कर रहे हो, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो। तो जब भी हमको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होती है किसी कार्बन की, तो हम दो चीजों को देखते हैं, किसी भी एटम की, तो हम दो चीजों को देखते हैं, उसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है। अभी तो ये इथेन का मॉलिक्यूल या मीथेन का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ लोन पेयर नहीं है। तो कई टीचर लोन पेयर को अवॉइड कर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोन पेयर इसलिए बोला क्योंकि जब हम कार्बोकेटायन या कार्बो एनायन देखेंगे तब हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल देखना होगा, वहां पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये बात बताई है कि किसी भी एटम की यदि हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है तो आप क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। आप केमिकल बॉन्डिंग में भी यही सीख के आते हैं। तो यहाँ पे इसने कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4। एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड होता तो पाई बॉन्ड होता, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही है। डबल बॉन्ड होगा तभी पाई बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तभी पाई बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पर ये सब सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है एक कार्बन, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी हो गई, sp3। सिमिलरली इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp3। अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला कार्बन भी और ये भी कार्बन के भी, तो क्या होंगे, अब हमारे पास में दो कार्बन है, हमारे पास में दो कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो दो कार्बन बॉन्ड बनाएंगे आपस में, दो कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल
sp3 और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे, ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये एक सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऑर्बिटल ओवरलैप होने के बाद में एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो मैं एक स्टिक हटा देती हूँ ताकि मेरे को इसको एक्सप्लेन करने में सुविधा हो। ये एक सिंगल बॉन्ड बन चुका है, किससे बना है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना है, किसकी, इसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ में हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड इधर बने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड इधर बने। अब ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, इसमें रोटेशन हिंडर्ड नहीं है, ये बात समझानी थी। ये बॉन्ड इस क्या, अगर मैं एक कार्बन को पकड़ लूं और दूसरे कार्बन को क्या करूं, रोटेट करूं, तो ये इजीली बिना ब्रेकिंग के रोटेट हो सकता है, रोटेट हो सकता है। एक कार्बन को पकड़ लिया, दूसरे कार्बन को मैं रोटेट कर रही हूँ, तो ये अपने आप रोटेट हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगी तो ये बात इंपॉर्टेंटली काम आएगी कि जो सी सिंगल बॉन्ड सी होता है या कोई भी सिंगल बॉन्ड होता है या सिग्मा बॉन्ड होता है, उसमें किन्हीं दो एटम के बीच में, किन्हीं भी दो एटम के बीच में, उनके बीच में रोटेशन हिंडर्ड नहीं होता, फ्री रोटेशन होता है। अगर एक कार्बन को पकड़ लूं तो दूसरा कार्बन इजीली मूव कर सकता है, घूम सकता है, और ये बॉन्ड भी ब्रेक नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जिसको मेरे को एक्सप्लेन करना था। अब अगर देखो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं तो क्या बनेगा, अगर मैं इधर से दिखाती हूँ तो इस तरह से बनेगा, है ना। अभी मैं जब आपको रिप्रेजेंटेशन करना बताऊंगी ना बोर्ड पे, तब मैं आपको मॉडल के साथ में एक्सप्लेन करूंगी और बोर्ड पे लिखना सिखाऊंगी और चेंज करना भी सिखाऊंगी, तो आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगी चीजें। तो ये देखो इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है ना, इस तरह से भी दिख सकता है, इस तरह से भी दिख सकता है, और और देखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। हम इस एंगल से भी देख सकते हैं, इस मॉलिक्यूल को इस एंगल से भी देख सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं। तो हम जिन जिन तरीकों से इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रीज को देख सकते हैं, उन उन तरीकों से हम बोर्ड पे इसको रिप्रेजेंट भी करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल था मीथेन का, यहाँ पे मैंने बना दिया है कि ये जो था हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन आकर के सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये जो बॉन्ड बना है इस पे रोटेशन फ्री है, सी सिग्मा बॉन्ड सी रोटेशन हिंडर्ड नहीं होता, फ्री रोटेशन होता है। ये एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने इस मॉलिक्यूल को यहाँ पे उठाया है। अब हम आते हैं इथीन मॉलिक्यूल पे। इथीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C2H4 होता है, और यदि मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो भाई आपको इतना तो पता ही है, फिर भी मैं बना देती हूँ, C डबल बॉन्ड C, H H H H। अब इस इथीन मॉलिक्यूल में हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हैं। जो कार्बन है उसका एक्साइटेड स्टेट में वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो बॉन्डिंग में हम वैलेंस शेल का ही लिखते हैं, तो मैं वैलेंस शेल का ही लिख रही हूँ। चार ऑर्बिटल है, चारों हाफ फील्ड है, आउट ऑफ विच यहाँ पे क्या होगा, 3 ही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड होंगे, ये हाइब्रिडाइज्ड होने वाले ऑर्बिटल पे मैं निशान बना, इसमें से एक जो है 2s और ये 2px 2py, एक ऑर्बिटल बच गया 2pz जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी बैरियर्स होते हैं, इसके कारण से ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करता। अब अगर मान लो केवल ये 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो क्या करेंगे, ये अपना कैरेक्टर तो इंटरचेंज करेंगे ही। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप है, अब ये क्या करेगा, ये मान लिया मैंने px और ये मान लिया py, अब ये क्या करेंगे,
ये क्या करेंगे, अपने कैरेक्टर को इंटरचेंज करेंगे। तो ये एस ऑर्बिटल अपना 33.33% इस पी ऑर्बिटल को दे देगा। इसी तरह से ये वाला एस ऑर्बिटल अपना 33.33% एस कैरेक्टर दे देगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर। सिमिलरली ऐसा तो है नहीं कि लेके बैठ गया एस कैरेक्टर, ये भी अपना पी कैरेक्टर देंगे, ये भी अपना पी कैरेक्टर देंगे, क्योंकि कमिटमेंट है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन में दोनों ही एक दूसरे के अपने अपने कैरेक्टर को देते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने भी अपना 33.33% पी कैरेक्टर दे दिया। सिमिलरली इसने भी क्या किया, यहाँ पे 33.33% पी कैरेक्टर दे दिया। नाउ each orbital has 33.33% s character and 66.66 p character, क्योंकि यहाँ पे 33.33 इससे मिला, 30.33 इससे मिला, तो टोटल p कैरेक्टर इसके पास में कितना हो गया, 66.66। इसके पास में कितना है, 66.66, इसके पास में भी 66.66 है। तो इस तरह से हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे, जो कि तीनों क्या होंगे, सेम शेप के होंगे, सेम साइज के होंगे, बनेंगे सेम साइज के। देखो छोटे बड़े बन जाते हैं, मैनुअल बनाते हैं तो आप इसको बराबर मान के चलेंगे। तो ये तीनों सेंट्रल मेटल के अराउंड किस तरह से अरेंज होंगे, ये बात समझने की, क्योंकि अभी इसके पास में एक पी ऑर्बिटल भी है, एक पी ऑर्बिटल भी है जिसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो उसका भी रिपल्शन है। तो ये कैसे ओरिएंट होंगे, ये केवल और केवल एक ही तरह से ओरिएंट हो सकते हैं, कार्बन एटम के अराउंड, और वो वाला जो पोजीशन है वो आएगा तो 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ में 120 का एंगल फॉर्म करेंगे। अब आप बोलोगे ना कि मैम इसने 3 डायमेंशनल शेप क्यों नहीं लिया, ये एक ही प्लेन में क्यों ओरिएंट हो गए। तो भाई थर्ड पोजीशन जो है इसकी जेड एक्सिस, उसमें एक ऑर्बिटल है जो क्या कर रहा है, इन ऑर्बिटल को रिपेल कर रहा है, और इन ऑर्बिटल को रिपेल करके एक ही प्लेन में पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब इसी तरह से दूसरा कार्बन भी है, 2 कार्बन है इसमें, वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो क्या करेंगे, उसके sp2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे, ओरिएंट होंगे किस पे, 120 के एंगल पे, और हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे। उसमें से एक ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग करके ये C और C एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड। ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। इस तरह से ये हेड ऑन ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं। अब यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, यहाँ से आके एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से आके, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, प्लेनर हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट प्योर पी ऑर्बिटल, यहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल भी है जो यहाँ के इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अगर मैं यहाँ से पेंसिल लगा के आपको बताऊं तो क्या है, ये पी ऑर्बिटल इस तरह से है, इन दोनों पी ऑर्बिटल के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेंगे, साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। ये साइडवेज ओवरलैपिंग क्यों करेंगे, क्यों करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप क्यों हो रहा है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे और दोनों ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी, तभी बॉन्ड बनेगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी का कांसेप्ट है। तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग तो हो रही है, वो बात समझ में आ रही है कि दोनों पास पास में आके बॉन्ड बना रहे, लेकिन साइडवेज ओवरलैपिंग क्यों हो रही है,
या पेयरिंग क्यों हो रही है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी समझा देती हूँ। दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास में स्पिन मोशन भी होती है, ये अपने एक्सिस पे स्पिन मोशन भी करता है, ठीक है। तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज कर रहा है मोशन, तो दूसरा करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन के एक चार्ज पार्टिकल है, इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड रहता है। अगर इसका ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड रहेगा, तो उसके कारण इसके अराउंड टेंशन रहेगा। इस टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि चार्ज होता है तो क्या लगता है, करंट लगता है ना, हम उस फील्ड में जाते हैं, तो उस टेंशन को कम करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग करने आएगा जिसकी स्पिन होगी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि उसके फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसके पी ऑर्बिटल में, इसके प्योर पी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कोई दूसरा एटम तो आ नहीं रहा इससे बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं, खुद ही साइडवेज ओवरलैपिंग करके। अब साइडवेज ओवरलैपिंग क्यों करेंगे, कार्बन की साइज बहुत छोटी होती है, तो ऑर्बिटल बहुत पास पास में होते हैं, बहुत पास पास में होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेते हैं और क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल है, अब इसको मैं यहाँ पे 2 डायमेंशन में कैसे बनाऊं, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ 2 डायमेंशन में डॉटेड लाइन से, डायमेंशन में इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और क्या बताते हैं कि ये साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहा है, हम इस तरह से लाइन बना के बताते हैं। तो ये बन गया हमारा इथीन मॉलिक्यूल। अब इस इथीन मॉलिक्यूल में आप देखेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है कार्बन और कार्बन के बीच में, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन के हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। sp2 और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल मिलकर के 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, और यहाँ पे साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल गिव्स पाई बॉन्ड। अब इस बात को मॉडल से समझाती हूँ। देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 120 का एंगल बना के ओरिएंट हो गया। अब ये ऐसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी तो ले सकता था, लेकिन इसने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्योंकि इसके पास एक p ऑर्बिटल है, ये ऊपर और नीचे इनकी लोब रहेगी, एक ऊपर और एक नीचे, में ऊपर की ही दिखा पा रही हूँ, तो आप इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में समझना, ये प्योर p ऑर्बिटल है, तो ये प्योर p ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा और क्या बना लेगा, ऐसे एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा, ये सिंगल बॉन्ड बन गया। मैं हमारी सहूलियत के लिए एक स्टिक हटा देती हूँ ताकि मुझे समझाने में इजी रहे सिंगल बॉन्ड कैसे बना है। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बन गया। अब देखो ये तो प्लेनर ज्योमेट्री है, ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल है ना। अब इसके पास भी एक प्योर p ऑर्बिटल है, एक प्योर p ऑर्बिटल है, यहाँ पे भी ब्लू स्टिक, ये जो दोनों ब्लू स्टिक्स लगी हुई है ना, ये दोनों प्योर p ऑर्बिटल है। ये क्या करेंगे, ये देखो अगर मैं इसको पूरा ऐसे प्लेन में कर दूं तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इन स्टिक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब ये साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड बना लेंगे। अब ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो ये ओवरलैपिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, तो थोड़ा सा बॉन्ड वीक बनता है, क्योंकि ये साइडवेज ओवरलैपिंग करने के लिए क्या करते हैं, ऑर्बिटल एक दूसरे के पास में आते हैं, तो ये कार्बन थोड़ा पास में आ जाता है। कौन सा कार्बन, ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, थोड़े पास में आ जाते हैं, तो ये जो डबल बॉन्ड की लेंथ हो जाती है, ये C सिंगल बॉन्ड, C सिग्मा बॉन्ड से छोटी हो जाती है। क्यों है छोटी, क्योंकि इसमें एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे ये खिंचा हुआ, यहाँ से ये पुल हुआ तो कार्बन थोड़े पास आ गए, तो यहाँ से ये क्या बना, पाई बॉन्ड बना। ये बात तो समझ में आ गई। अब अगर ये पाई बॉन्ड बन गया है, ये ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग के
कारण से पाई बॉन्ड बन गया है। अब अगर मैं एक कार्बन को पकड़ लूं और दूसरे कार्बन को मूव करूं तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको रोटेट नहीं कर सकती विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या नहीं कर सकती, यहाँ पर जो रोटेशन है अराउंड सी सिग्मा सी बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, सी डबल बॉन्ड सी इज रेस्ट्रिक्टेड ड्यू टू, अगर मैं जैसे ही रोटेशन करूंगी तो ये क्या होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो विदाउट ब्रेकिंग मैं इसको क्या नहीं कर सकती, रोटेट नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी का जो रोटेशन होता है वो हिंडर्ड होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगी और कई रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री भी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, वो भी समझ नहीं आएगी। तो सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड रोटेशन क्या होता है, हिंडर्ड होता है। हिंडर्ड होता है मतलब मैं रोटेट नहीं कर सकती, करूंगी तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो सी सिंगल बॉन्ड सी हो जाएगा। तो सी डबल बॉन्ड सी के अराउंड तो मैं कभी भी रोटेशन नहीं कर सकती, करना होगा तो सी सिंगल बॉन्ड सी में ही चेंज होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको इथीन का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। हाँ तो बच्चों, अब हम आ गए अपने लास्ट स्ट्रक्चर को समझने के लिए, और वो है फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। इथाइन का जो फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2 होता है, 10th क्लास में पढ़ के आते हो। और यदि मैं देखूं तो इसके अंदर क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा होता है। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन में केवल 2s और 2px ऑर्बिटल, मतलब तीनों में से कोई भी एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है। मैंने px ले लिया, तो ये बात कभी आप दिमाग में नहीं लाएंगे कि px ही ऑर्बिटल हमेशा पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होगा। तो रेंडमली रहते हैं मॉलिक्यूल को प्रेजेंट, तो किसी में px करेगा, किसी में py करेगा, किसी में pz करेगा, इस तरह से सबका अलग अलग हो जाएगा, इसलिए इस बात को ध्यान में नहीं रखना। अब देखो 2s और 2px दोनों ऑर्बिटल क्या हुए, हाइब्रिडाइज्ड हुए। तो क्या हुआ, इसने अपना कैरेक्टर इसको दिया और इसने भी अपना कैरेक्टर इसको दिया। अब ये कितना कितना कैरेक्टर देंगे एक दूसरे को, ये अपना देंगे 50% एस कैरेक्टर, 50% एस कैरेक्टर, और ये जो p ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, अपना 50% p कैरेक्टर इसको दे देगा, p। तो अब क्या होगा, दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे तो एक क्या होगा, ये होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इन दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को एक कार्बन के अराउंड क्या करना है, ओरिएंट करना है। कैसे ओरिएंट होंगे भाई, अगर ये दो ऑर्बिटल हैं तो ओरिएंट होंगे, ये दो ऑर्बिटल हैं तो मैक्सिमम एंगल कितना बनाएंगे, 180 का। अगर इधर से कम होगा तो 180 से कम हो जाएगा, फिर रिपेल होके ये वापस ऐसे आ जाएंगे। अगर इधर से यूं मोड़ूंगी तो वापस से ये क्या होंगे, रिपेल होके इधर आ जाएंगे। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं स्पेस में, क्योंकि वैसे भी एंगल कम हो रहा है, पहली बात तो। और दूसरी बात, यहाँ पे भी तो ऑर्बिटल है जिनके पास में हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल है, वो भी तो इनको रिपेल कर रहे हैं। तो वो भी रिपेल कर रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं, 180 के एंगल पे ओरिएंट हो रहे हैं। तो अब ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं 180 डिग्री के एंगल पे ओरिएंट हो जाएंगे एक कार्बन के अराउंड। तो ये बात हो गई एक कार्बन की, ये 180 पे ओरिएंट हो गए, ये 180 पे ओरिएंट हो गई। ये एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। इसका छोटा लोब अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ बीच में न्यूक्लियस है कार्बन का। इस तरह से ये ओरिएंट हो गए हैं।
अब ये तो एक कार्बन है, इथिन में 2 कार्बन है, तो दूसरा कार्बन भी इसी तरह का होगा। वो क्या करेगा, उसका जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लेगा, ये sp ऑर्बिटल, ये भी sp ऑर्बिटल, और ये क्या बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अब यहां से आएगा हाइड्रोजन और इसके साथ में क्या बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। पहले ही मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, हाइब्रिड ऑर्बिटल ही क्या बनाते हैं, ज्योमेट्री बनाते हैं किसी मॉलिक्यूल की। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा लीनियर, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा लीनियर। आपको स्पेसिफिकली दिख रहा है कि लीनियर मॉलिक्यूल है। अब व्हाट अबाउट प्योर पी ऑर्बिटल, इसके पास में 2 प्योर पी ऑर्बिटल है, तो एक प्योर पी ऑर्बिटल तो कहाँ होगा, इसके परपेंडिकुलर, जिसको मैं इस डॉटेड लाइन से बना देती हूँ। ये इस तरह से क्या होंगे, प्योर पी ऑर्बिटल होंगे। ये मैं प्योर पी वाई ऑर्बिटल बोल देती हूँ, इसको बोल देती हूँ पी वाई ऑर्बिटल। ये होगा प्योर पी जेड ऑर्बिटल, ये है पी वाई ऑर्बिटल, ये होगा पी जेड ऑर्बिटल। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है और ये भी अनहाइब्रिडाइज्ड है। तो क्या होगा, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ में ओवरलैप करेगा और एक क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, एक क्या कर लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। सिमिलरली ये वाला जो ऑर्बिटल है वो इसके साथ में ओवरलैप करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग करेगा, और ये इसके साथ में क्या करेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे ये 2 पाई बॉन्ड इस तरह से बन जाएंगे। अब जरा मैं समझाती हूँ इस बात को। देखो, इस बात को मैं इससे ही समझा देती हूँ। ये देखो तीनों आपको 90 के एंगल पे ओरिएंट दिख रही है। ये अंगूठा जो कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का, ये ऊपर की डायरेक्शन में y एक्सिस पर एक ऑर्बिटल है py, और ये z एक्सिस पर pz एक ऑर्बिटल है। ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग करके क्या बना लिए, सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। जिस तरह से इन्होंने पाई बॉन्ड बनाया, ये भी साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। क्योंकि कार्बन बहुत छोटा है तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना सकते हैं, हालांकि ओवरलैपिंग बहुत कम होती है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम होता है तो बॉन्ड वीक बनता है। अब इसने ओवरलैपिंग करी तो थोड़ा खिंचाव इधर से आया, कार्बन थोड़े से पास हो गए, इसने भी खींचा तो कार्बन थोड़े से और पास हो गए। तो अगर हम ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करते तो सिंगल बॉन्ड हमेशा लंबा होगा, डबल बॉन्ड थोड़ा छोटा होगा और ट्रिपल बॉन्ड और भी छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ उसकी सबसे कम होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है इथाइन मॉलिक्यूल का। बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है इथाइन मॉलिक्यूल का भी। क्वेश्चन बहुत तरीके से बन सकते हैं, एक इतने से टॉपिक में से हम 10 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन है। तो हमने यहाँ पे अभी क्या स्टडी किया है, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, इथीन, इथाइन। अब यहाँ तो अब हम लास्ट में समराइज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इन 3 मॉलिक्यूल के साथ में हम समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैंने ये जो फिगर बनाया है, ये प्योर पी ऑर्बिटल का बनाया है जो कार्बन के पास में होता है। जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है तब उसके p ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अब मैंने आपको बोला कि जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो जो वो स्पेस होता है वो क्या होता है, एक गुब्बारे जैसा होता है। यदि मैंने उसको वहां से ऐसा प्रेस करके छोटा किया है, लेंथ में छोटा किया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसकी विड्थ में बढ़ जाएगा, मतलब वो फैल जाएगा गुब्बारे जैसा। तो यहाँ पे क्या हुआ, परसेंटेज एस कैरेक्टर आने से ये लोग गोल हुआ, एक लोग गोल हुआ, एक छोटा हुआ।
अब ये छोटा हुआ, गोल हुआ, पास में आया, तो क्या हुआ, ये इधर से फैल गया। तो टोटल है वो 100% एरिया, लेकिन 100% में अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा इधर पास आ गया है न्यूक्लियस के। तो अगर मैं ये न्यूक्लियस की लाइन समझू, कार्बन की ये न्यूक्लियस की लाइन समझू, तो न्यूक्लियस से ये क्या हो गया, थोड़ी इसका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है रेस्पेक्ट में, यदि हम इसके बाद में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जाते हैं तो वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर और बढ़ गया। तो ये जो लोब है और क्या हो गया, और चौड़ा हो गया, और चौड़ा हो गया तो क्या हो गया, और छोटा हो गया। तो अब ये जो न्यूक्लियस है इससे इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। सिमिलरली sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर और बढ़ गया, 50% हो गया। तो इसका जो लोब है और ज्यादा बड़ा हो गया, और ये जो होगा न्यूक्लियस के पास आ गया। तो यहाँ पे अगर अब कोई एटम इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाने के लिए आता है, वेदर इट इज हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन और एनी अदर एटम, कोई भी इससे बॉन्ड बनाने के लिए आएगा, तो अगर हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे तो प्योर पी ऑर्बिटल अगर कार्बन का पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उसकी लेंथ थोड़ी कम होगी प्योर पी ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में, और यहाँ से बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और कम हो रही है परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होने से, वो है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब फिर बात समझना पड़ेगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है किसी एटम की जो बॉन्डेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले, पुल कर ले। केवल और केवल बॉन्डेड स्टेट में ही होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ HCl, ये क्या कौन सा बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। इनके अंदर बॉन्ड जब बनता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, पर क्योंकि क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेता है, और यही टेंडेंसी क्या कहलाती है, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन है। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे इफेक्ट डालता है, ये समझना जरूरी है। अगर कार्बन प्योर है तो इसके जो ऑर्बिटल है वो क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल लंबा है, लंबा है तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो लोन पेयर होंगे वो कहाँ होगा, कार्बन के न्यूक्लियस से थोड़ी ज्यादा दूरी पर होंगे। कौन से लोन पेयर, बॉन्डेड। यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही देखते हैं। मान लो हाइड्रोजन आया, हम हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में प्योर कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो बॉन्ड बना है, तो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब क्या है, प्योर पी ऑर्बिटल के केस में थोड़ी ज्यादा दूरी पर है। ज्यादा दूरी पर है तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का है जो कि पेयरिंग कर रहा है। पेयरिंग के बाद में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा कार्बन की तरफ पुल होने के लिए रेडी हो गए। क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो कम हो गई है, मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, मतलब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई है। सिमिलरली हम यही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई है, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा हो गई। इनफैक्ट जो इथाइन होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। वो जब मैं इथाइन का चैप्टर हम पढ़ेंगे तब वहां पे पूरा इसको समझाऊंगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात यदि आती है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे CsP लिख देती हूँ। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। then electronegativity of carbon sp2 hybridized, then electronegativity of carbon CsP3 hybridized, then electronegativity of carbon pure C
प्योर पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान देने की है कि अगर कार्बन कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है। अगर नाइट्रोजन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तब भी, या प्योर पी ऑर्बिटल को यूज कर रहा है तब भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है यदि वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो सारी चीजें हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हर एक बात इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आपको बहुत अच्छे कलरफुल और जिन बातों को हाईलाइट करना है उनको हाईलाइट कर करके नोट्स बनाना है। अगर आप नोट्स बनाओगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिपीटेड रिवीजन मांगती है और रिपीटेड रिवीजन हम कई बार लॉन्ग नहीं कर पाते, तो हम छोटे छोटे पॉइंटर्स को देख करके उनको फटाफट रिवाइज कर सकते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को पक्का कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बात है वो हो गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ में हम यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ के ऊपर परसेंटेज एस कैरेक्टर का, सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ा। परसेंटेज एस कैरेक्टर is directly proportional to the electronegativity of carbon atom, या मैं क्या बोलूं, परसेंटेज एस कैरेक्टर is directly proportional to electronegativity of carbon atom। अब इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम इसको बॉन्ड लेंथ पे अप्लाई करें तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है यदि परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख दूं, इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम। और यही बात बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है यदि बॉन्ड क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है यदि परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या बोल दूं इसको, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये जो बात आपको समझनी थी, जब हम सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह पढ़ेंगे तब भी इन चीजों की जरूरत होगी। साथ ही साथ जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं कंपाउंड्स की, वहां पे भी इस कंसेप्ट का यूज होता है। तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगी तब इस कंसेप्ट को यूज करके आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से नोट्स बना करके इसको ऐसे बिल्कुल ब्लॉक के अंदर या हाईलाइट करके इसको आप लिख लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब हमें बात समझ में आ गई कि जो कार्बन होता है उसके हमने मॉलिक्यूलर शेप देख लिए। शेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शेप और ज्योमेट्री के बगैर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैंने आपको शेप और ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।